नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन एवं कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय लगातार उन्नति कर रहा है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और देश विदेश से पहुंचे सभी महानुभावों को देवभूमि उत्तराखंड की ओर से स्वागत करता हूं। हम टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग कर रहे हैं हमारे लिए उतना कम आसान होता है। समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा पर आयोजित इस 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, नीति आयोग के सदस्य और हमारे पड़ोसी राज्य के मूल निवासी और जिन्होंने बहुत सारगर्मी, बहुत सरल तरीके से बहुत सारी बातें हम सबके सामने रखी। इस प्रकार से भारत की सरकार काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना जी, और जब धस्माना जी ने काम संभाला था बहुत छोटी आयु थी, 26 साल के थे, तब से लगातार ऐसे विश्वविद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व, जो समर्पण भाव है, उसके कारण से आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय इस प्रकार से लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। डॉक्टर विजय धस्माना जी, कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान जी, हिमालयन आयुर्वेदिक संस्थान के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक देवरारी जी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु जी, सचिव डॉक्टर सिराज मोहम्मद अली जी, NCPHE के सचिव डॉक्टर सुजीत आवरा जी एवं सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी वक्तागण और इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण देश भर से आए हुए हमारे चिकित्सा शिक्षा के विद्वान, हमारे सभी प्रोफेसर, डॉक्टर और जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम, ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मैं विश्वविद्यालय में आया, वहीं जो देश विदेश से बहुत सारे हमारे विद्वानगण यहाँ पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। ये चेक HDFC बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया है। बता दें कि उधम सिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकास नगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने DGP अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसे दृढ़ व्यवस्था की जाए, ऐसी घटनाएं होने पर जवानों के परिजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, DGP अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की माली हालत भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन GST वसूली को लेकर अच्छी खबर आ रही है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में GST की वसूली उत्साहजनक है। हर साल वसूली में वृद्धि हो रही है। विभाग कई तरह की योजनाएं चला रहा है, जिसमें बिल लाओ और इनाम पाओ योजना भी शामिल है। इससे आम उपभोक्ताओं में GST बिल को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
वित्त मंत्री के अनुसार उत्तराखंड में जीएसटी वसूली बढ़ने से आने वाले दिनों में और मजबूती और आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। देखिए, मैं ऐसा आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जीएसटी का, आप जानते हैं कि हमारा छोटा राज्य है उत्तराखंड और सोर्स ऑफ इनकम हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीएसटी को लेकर लगातार हमारा जीएसटी का जो हमारे यहाँ प्राप्ति है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ कर चोरी की बातें हैं, आप देख रहे हैं लगातार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खूब आ रहा है कि कर चोरी को रोकने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। लगातार हमारा जो ग्राफ है जीएसटी का वो हमारा बढ़ रहा है और मैं पिछले वर्ष के और इस वर्ष से मैं तुलना करूं तो जीएसटी में हम लोगों ने काफ़ी प्राप्ति की है और अनेकों ऐसे हमने कठोर निर्णय भी लिए हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को ख़राब लगे, लेकिन उसका लाभ हमारे विभाग को मिल रहा है। अभी आप कल ही देखिए, परसों किसी जिस व्यक्ति ने वो जो प्रकाशन कर रहे थे पुस्तकों का, उसके ऊपर भी हमारे जीएसटी विभाग ने छापा मारा है, उससे भी हमें अर्निंग हो रही है। पूरे प्रदेश भर में चाहे होटल व्यवसायी हों चाहे हमारे दूसरे लोग हों, और सीधे निर्देश मेरे द्वारा दिए गए थे कि कर चोरी बर्दाश्त नहीं होगी, अच्छे लोगों को हम सम्मान करेंगे। और हमने एक नई स्कीम भी अभी लॉन्च की है, आप जानते होंगे, बिल लाओ और इनाम पाओ, वो स्कीम भी हमारी चल रही है और नवंबर के एंड तक उस स्कीम में जो हमारे यहाँ बिल आएंगे उसके आधार पर हम लोग उनको पुरस्कृत भी करेंगे। साथ में मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे अधिकारी ईमानदारी से और अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी पुरस्कृत करेंगे। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है जो व्यापारी वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जनता में इसका एक संदेश जाए, उसको भी पुरस्कृत करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे एक संदेश भी जाएगा और लाभ भी आने वाले टाइम पे हमें मिलेगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक विकास नगर के हरबटपुर पहुंची, जहां उन्होंने जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र हरबटपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जनों को आवश्यक उपकरण मुफ्त में वितरित किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में 1,500 करोड़ रुपए आवश्यक उपकरण दिव्यांगजनों को दिए गए। इसके अलावा भी दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए आधुनिक उपकरण आवश्यक है, उस दिशा में रिसर्च किया जा रहा है। अभी तक दिव्यांगजनों को नौकरी में 3% का आरक्षण दिया जाता था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 4% किया है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में 3% के आरक्षण को बढ़ाकर 5% किया गया है। मंत्री बनने के बाद फर्स्ट आई हूँ। देवभूमि में आने का सबका एक सपना रहता है। मेरे को भी भूमि ने बुलाया है और यहाँ पर डीडीआरसी में आने का अवसर मिला, दिव्यांगजन भाई बहनों से बात करने का अवसर मिला है। अच्छा लगता है वो काम करने के लिए, जो बात करना तो अच्छा लगता है। तो आगे चल के और भी अच्छा हम काम करें, डीडीआरसी हमारी तरफ से भी और अच्छा बने, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और जितने लोग सक्षम हो, हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हो, उसका सोसाइटी हो, जितने समाज के लोग हैं, सब मिलके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी सब हर वक्त एक चीज को रखते हैं सबके सामने, जन भागीदारी। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को अर्जन करते, सबका प्रयास है। आप जो पत्रकार भाई बंधु है, सबका प्रयास है हमारा दिव्यांगजन भाई बहन को अच्छा फैसिलिटी हम दे सकते, अच्छा सेवा दे सकते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। दिव्यांगजनों को क्या हौसला दिया आपने कुछ? देखिए, दिव्यांगजनों को पहले तो हमारा सरकार दिव्यांगजन जो वार्ड है वही नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो वार्ड देके सम्मानित किया है। और आज तक हम लोगों ने इतना अप्लायंसेस, जिसको हियरिंग इम्पेयर्ड हो, कॉक्लियर ट्रांसप्लांट हो, किसी का व्हील चेयर हो, मोटराइज्ड बाइसाइकिल हो, सामान का कोई कमी नहीं है। जो भी जहाँ भी हमारे डीएम साहब हो, जनप्रतिनिधि हो, एमएलए एमपी हो, पार्षद हो, हम लोगों को बोलते हैं कोई अप्लायंसेस देने के लिए, हम वहाँ पे असेसमेंट कराते हैं। हम उसको काम, अभी तक हम लोगों ने 1,500 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में हम लोगों ने। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई।
इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को लेकर बताया कि कल विधानसभा में उन्होंने कई वीरांगनाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है वह काम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जो यूनिक ID कार्ड सिस्टम दिव्यांगों के लिए चल रहा है उसमें उत्तराखंड में 58% दिव्यांगों के लिए यूनिक ID कार्ड बनवाए दिए गए हैं, जो एक अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार की तरफ से करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार दिव्यांगों के साथ उनके परिजनों को भी मदद कर रही है, जो अपने आप में सराहनीय पहल है। नहीं, उनका जानकारी है, कुछ कुछ नया स्कीम होता है ना, उसका जानकारी हमको देना पड़ता है। नया स्कीम होता है तो हमारा ड्यूटी बनता है उसको जानकारी, जैसे PM दक्ष हम लोगों ने नया किया है तो उसको जानकारी हम लोगों ने दिया है। जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, PM दक्ष घर बैठे कोई बच्चा ऑनलाइन में जाके उसका हॉर्टिकल्चर में रुचि है, नहीं तो उसका मोबाइल रिपेयरिंग में रुचि है, नहीं तो टेलरिंग के लिए रुचि है, उसको ऊपर वो जाके वो ट्रेड को चुन के उसका हम स्किल कराते हैं। स्किलिंग के टाइम में भी हम उसको स्टाइपेंड देते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट का भी है, और प्लेसमेंट नहीं चाहते तो कोई अपना रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए भी वित्त विकास निगम हमारा 4 है, उसी से हम उसको फंडिंग कम ब्याज से उसको हम लोन देने का काम। वहीं पिछले दिनों धामी सरकार की ओर से टिहरी और नैनीताल के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। बताया जा रहा है कि भर्ती में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद रोक लगाई गई थी। इसके लिए शिक्षा सचिव की ओर से अब आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इस मसले में अब बीजेपी की मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार ने हमेशा से ही घोटालों पर लगाम कसने के लिए कार्य किए हैं और सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती में घोटाला नहीं किया जाए, और अगर घोटाला होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। भर्ती घोटाले पर रोक के विषय पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही नई भर्ती के लिए विकल्प तैयार किए जाएंगे। तो अशासकीय विद्यालयों का कोई जो मामला सामने आया है उसको लेकर के सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और तत्काल उस पर जो है जांच के लिए भी कहा है, और जो आगे भर्ती है उस पर रोक लगाई गई है। और क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में जो मैनेजमेंट के जो विद्यालय होते हैं उनकी उन नियुक्तियों की कुछ अधिकार उनके पास है, लेकिन इस पर तत्काल प्रभाव से सरकार ने संज्ञान लिया और गंभीरता से लेते इस पर जाँच के आदेश दिया। भर्ती तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है और आगे किसी प्रकार भी कोई गड़बड़ न हो इसके लिए आगे कोई नई। वहीं उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़क बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद लोक निर्माण विभाग अब तक 3000 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर चुका है और जो अन्य सड़कें बची हैं उनको गड्ढा मुक्त 1 हफ्ते के भीतर हर हाल में कर दिया जाएगा, ऐसा लोक निर्माण विभाग का कहना है। वहीं इसे लेकर मुख्य अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं ताकि ऐसी सड़कों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहे और अगर कहीं पर अनियमितता पाई जाती है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। लगभग 3000 किलोमीटर सड़कें हैं जो ऐसे गड्ढा मुक्त करने के लिए चिन्हित हैं। उसमें से लगभग 2500 सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया अभी तक। 80% से ऊपर हमारा काम हो गया है और जैसे हमें टारगेट दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शासन के द्वारा, तो अगले 1 सप्ताह के अंदर हम कार्य पूर्ण कर देंगे सर। अगले 1 सप्ताह के अंदर हम सारे सड़कों को जितने भी इसमें गड्ढे हैं अभी तक जो हमारे पास चिन्हित हैं वो सब पूर्ण कर लेंगे। और क्योंकि गड्ढा बनने की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया है, बार बार गड्ढे बनते हैं, उनको मरम्मत भी की जाती है, तो उसके बाद भी लगातार भी कोई और ऐसे और गड्ढे या कोई और उसमें रिपेयर की आवश्यकता होती है तो वो भी करते। नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाए जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर अब उत्तराखंड में भी अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। इसे लेकर मुस्लिम नेता शकील अहमद ने नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाए जाने की गलत ठहराते हुए सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होने से नमाज जायज़ नहीं होगी।
वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड उपाध्यक्ष आज़ाद अली ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हिंदू बहुल्य देश है, जिनकी आस्था का ध्यान रखते हुए नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाए जाने से कोई ऐतराज नहीं करने वाला है। देखिए, ये तो चल ही रहा है देश के अंदर इस समय जो है, अगर राजनीति चल रही है तो वो धर्म के नाम पे चल रही है। पहले बीजेपी ने राम राम कर कर जो है राजनीति करी, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करी, और अभी भी उनकी सभाओं में जय श्री राम के नारे लगते हैं। अब उसी राह पे जो है केजरीवाल जी चल पड़े। क्या हो सकता है? केजरीवाल जी कह रहे कि नोटों पे जो है अगर भगवान की जो है फोटो लगनी चाहिए, तो भाई ये देश जो है सबका देश है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्या नोट अभी चल नहीं रहे? क्या नोटों पे जिन महान व्यक्ति की जो है फोटो लगी हुई है, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और लंबी लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया, तो उनसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता जो है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि जो है नोटों पे भगवान की फोटो लगे जाए? राजनीति है सिर्फ एक। अब इलेक्शन है गुजरात में भी जो है, तो केजरीवाल जी भी बीजेपी की राह पे चलना चाह रहे हैं। जैसे बीजेपी जो है भगवान को बीच में लेके राजनीति करती है, इसी तरीके से जो है केजरीवाल जी भी अब नोटों पे कह रहे हैं कि जो भगवान की फ़ोटो लगे तो जो है उनकी राजनीति आसान हो जाएगी। वोट बटोरने का खाली एक ये सिस्टम है और कुछ नहीं है। और ये देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। ज़रूरत क्या है इसमें? डेमोक्रेटिक देश है, मैं तो समझता नहीं इसमें कोई आवश्यकता है इन चीज़ों की जो है। देखिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब ने सही कहा है कि नोटों पर अगर हमारे जो देवी देवता हैं हिंदुस्तान की, जिनको पूजा जाता है, तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो है हिंदू भाई रहते हैं और क्या बोलते हैं आस्था है देवी देवताओं में। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने इसमें गलत क्या कहा? उन्होंने सही कहा कि देवी देवताओं की फ़ोटो होनी चाहिए। ये तो हमारा कहीं ना कहीं हिंदू देश है जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा है। एक मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, वहाँ पर की अगर नोट की हम बात करें तो उस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल साहब की बात को मानते हुए यह फैसला देश हित में ले भी लेना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं देशवासी इससे अपने आप को गर्व से महसूस करेंगे, तो ये अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो गुजरात में चुनाव है उसमें हिंदुत्ववादी कार्ड खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी तो जनहित की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, शिक्षा की बात करती है और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। ये हिंदुत्व और धर्म का ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपगंडे हैं। आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं तक भी धर्म की राजनीति करने पे विश्वास है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर काशीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। नगर निगम MNA ने बताया कि अतिक्रमण की जद में आए व्यापारियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे खुद अपना अतिक्रमण हटा लें, बाद में नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन चेतावनी के बाद भी व्यापारियों ने दुकान के सामने से अतिक्रमण नहीं हटाया। इसी के साथ ही नगर क्षेत्र में अवैध रूप से होर्डिंग बैनर की भी टीम उतरवा दिया गया है। गाड़ियों में भरवा कर निगम ने जमा कर लिया है। नगर निगम और प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे आगे भी अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह अतिक्रमण सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पहले भी यहाँ अभियान चलाया गया और जैसा कि आपको पता होगा कि बांसपड़ान चौकी से तहसील मोड़ तक हमने पीली पट्टी भी खींच दी थी अतिक्रमण हटाने के बाद। और आज यहाँ पे जब व्हाट्सएप निरीक्षण किया गया तो हमारी रेवेन्यू विभाग की टीम, नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से बड़ी दुकान है उसको स्पेशलिस्ट को बॉन्ड किया गया, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि दुकान होने के बावजूद भी सामान उस पर हमने विशेष तौर पर उस पर कार्रवाई की, उनका सामान भी जब्त किया और छोटे दुकानदारों के
प्रशासन, पुलिस, नगर निगम अभियान चला रहा है। जो भी अतिक्रमण लोग किए हैं उनको बार बार जो है सचेत किया गया था। उनके द्वारा जब हमारे सचेत करने पर भी नई स्थितियाँ सुधारी गई तो अब दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, जब्ती हो रही है, लोगों को जो है उनकी सीमा में भेजा जा रहा है। सर क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी क्या? वहीं गदरपुर के बरीराई ग्राम के हरजीत सिंह के खेत पर एडीएम जय भारत सिंह ने एडीएम राकेश तिवारी और तहसील प्रशासन सांख्यिकी विभाग के अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर एडीएम जय भारत सिंह ने कहा कि आज हम लोग बरीराई गांव के हरजीत सिंह के खेत पर पहुंचे हैं और यहां पर 10 मीटर समबाहु त्रिभुज में हमने धान की फसल काटी है, जिसे झाड़ने पर हमने वजन किया तो वह वजन 22 किलो निकला। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की उपज होने की उम्मीद है। बता दें कि क्राफ्ट कटिंग से आगामी नीति निर्धारित और देश की नीतियों को तय करने की में मदद मिलती है। किस क्षेत्र में कितनी फसल हुई और उस हिसाब से देश की नीतियों को निर्धारित करने के लिए नीतिगत उपाय किए जाते हैं। देखिए, क्रॉप कटिंग एक तरह का अनुमानित सर्वे है जिसके हिसाब से निर्धारित होता है कि उस क्षेत्र में पैदावार कितनी है। आज हमने एक निर्धारित जो राजस्व विभाग का आंकड़ा होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसके आधार पर चयन लगाकर उसको पहले चिन्हित किया। उसके बाद उस क्षेत्र में उस हिस्से में उसकी कटान की गई, मौके पर ही उसको झाड़ा गया और झाड़ने के बाद जो औसत उपज आई है वो